हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक। तो जैसा कि हम लोग थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे थे, तो कुछ इसमें छोटे छोटे दो टॉपिक रह गए थे। एक तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द गैसेस, जो हमें यहाँ भी ज़रूरत होती है एडियाबैटिक प्रोसेस में, उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम, एंड थर्मोडायनेमिक्स का सेकंड लॉ। तो उसी सीरीज में पहले हम लोग पढ़ेंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ द गैसेस, इसका थर्मोडायनेमिक्स का सेकंड लॉ। ठीक है, तो देखते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। देखो, नाम इसका मतलब होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम, मतलब होता है कि कितने पॉसिबल डायरेक्शन में कोई भी गैस मॉलिक्यूल फ्रीली मूव कर सकता है। ठीक है, उसी को बोलेंगे हम डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब उसका जो मोशन रहती है वो तीन तरीके हो सकती हैं, या तो ट्रांसलेटरी मोशन होगी, या तो रोटेटरी मोशन होगी, या तो अपनी एक्सेस पर वो वाइब्रेट करेगा। तो ऑन द बेसिस ऑफ दीज मोशन जो डिग्री ऑफ फ्रीडम रहती है डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेस की, वो ये है। मोनोटॉमिक गैस के लिए 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, लेकिन वो सभी कैसी हैं, ट्रांसलेशनल मोशन की हैं। डायटोमिक गैस के लिए 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, जिसमें 3 ट्रांसलेशनल और 2 रोटेशनल हैं। नॉन लीनियर पॉलीएटॉमिक गैस के लिए 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम, जो 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम है। ठीक है भैया, 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम, 3 ट्रांसलेशनल एंड 3 रोटेशनल। ठीक है, डायटोमिक गैस के लिए अगर वाइब्रेशन को हम यूज करें तो इसी में जैसे ये है, तो एक वाइब्रेशन को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगा। ठीक, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात की है तो कितना आ गया, मोनोटॉमिक 3, डायटोमिक 5, पॉलीटॉमिक के लिए 6 लीनियर। अगर वाइब्रेशनल को हम कंसीडर करें तो एक और जुड़ जाएगा, तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम 7 हो जाएंगे। तो 3, 5, 6 ये पहुँचा जा करके। लॉ ऑफ इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी, तो एनर्जी का जो रहता है पर डिग्री ऑफ फ्रीडम पर मोल रहता जाकर के रहता है हाफ के टी। अगर मोल की बात करें तो म्यू हो जाएगा नंबर ऑफ के और टी। अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम पर डिग्री ऑफ फ्रीडम की जैसे बात करें तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम की अगर हम जैसे बात करेंगे तो आएगा हाफ म्यू एफ आर टी। ठीक है, ये इसको रिप्लेस कर एफ इज़ द डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो वहाँ के अकॉर्डिंग टू इट एनर्जी ऑफ ए गैस मॉलिक्यूल इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग इट्स वेरियस डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम इज एसोसिएटेड विथ हाफ के टी। ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है, हाफ के टी, ये ध्यान रखना है, पूछा जाता है। अब जैसे ये कहा गया जनरल फॉर्मूला म्यू नंबर ऑफ मोल्स होना था हाफ म्यू एफ आर टी। म्यू क्या है, नंबर ऑफ मोल्स है, एफ है डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, हमें पता आर को हम रिप्लेस कर सकते हैं एन ए क्या है, एवोगाड्रो नंबर, और के क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो इसको रिप्लेस कर दिया, आर क्या है, आर की जगह एन ए के, ये वैल्यू रख दी। अब मोनोटॉमिक के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होता है, तो 3/2 म्यू एफ आर टी हो जाएगा। ठीक है, डायटोमिक के लिए 5 होता है तो 5/2 हो जाएगा, और पॉलीटॉमिक 6 होता है 6/2 हो जाएगा। तो ये जनरल फॉर्मूला है। जैसे इसमें एक बार पूछा गया है, इसका चेंज पूछा गया था, तो डेल्टा इज इक्वल टू हो जाएगा हाफ, मोनोटॉमिक के लिए पूछा गया तो 3/2, इधर म्यू एन ए के, और इधर आ जाएगा डेल्टा टी। ये पूछा गया था आइडियल गैस के लिए चेंज इन इंटरनल एनर्जी। आइडियल गैस के लिए चेंज इन इंटरनल एनर्जी की ये फॉर्मूला बना जाकर इन टर्म्स ऑफ एवोगाड्रो नंबर। ठीक है, डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी रही, 3, तो 3/2 आ गया। मोलर हीट कैपेसिटी, देखो जो हीट कैपेसिटी रहती है तो ये रहती है, जनरल फॉर्मूला रहता है Q इज इक्वल टू होता है mc डेल्टा टी। तो हीट कैपेसिटी C इज इक्वल टू पहुँचा जाकर के Q अपॉन m डेल्टा टी। m क्या है, मास ऑफ द गैस। अगर हम मास को 1 ग्राम रखें और चेंज इन टेम्परेचर कितना रखें, 1 डिग्री सेल्सियस, तो यह देखो जो C पहुँचा जाकर के किसके पहुँचा जाकर के Q के बराबर। तो अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड for 1 gram material to increase temperature by 1 degree Celsius is called specific heat capacity। अगर यहीं पर मोल कर दें तो उसे बोलेंगे हम मोलर हीट की स्पेसिफिक कैपेसिटी। तो पर मोल करने के लिए क्या करेंगे, पर मोल करने के लिए मॉलिक्यूलर वेट से हम डिवाइड करेंगे। तो वही कंडीशन क्या है, इसमें मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करें तो इधर देखेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा जा करके। तो स्पेसिफिक कैपेसिटी में अगर मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई करते तो ये आ जा रहा है। अब एक्चुअली में जो गैसेस की होती हैं वो 2 तरीके हो जाती हैं, एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम एंड कॉन्स्टेंट प्रेशर। जबकि सॉलिड और लिक्विड में केवल एक ही रहती है, सॉलिड और लिक्विड में एक ही होती है स्पेसिफिक कैपेसिटी। लेकिन गैसेस में 2 टाइप होती है, कांस्टेंट वॉल्यूम एंड कांस्टेंट प्रेशर। तो मोलर इज ही स्पेसिफिक कैपेसिटी आया, मॉलिक्यूलर वेट इनटू स्पेसिफिक कैपेसिटी। तो ये जो वैल्यू लिखी है तो ये हमने कांस्टेंट वॉल्यूम पे रखा, ये किस पर रखा, कांस्टेंट
प्रेशर पर, तो ये कंडीशन पहुँचेगी जा करके। ठीक, तो ये ध्यान रखने कांस्टेंट वॉल्यूम एंड कांस्टेंट प्रेशर। तो ये जैसे कांस्टेंट वॉल्यूम इन गामा टर्म में पहुँचता जा करके R/γ-1, ठीक है, तो ये आया। अब इसी कंडीशन में इसमें आपको कोई मतलब नहीं है कि कैसे इसको ड्राइव करना है, तो ये मेयर्स फॉर्मूला रहता है Cp - Cv = R। अब इसको जैसे उसमें रखें तो मॉलिक्यूलर वेट इनटू स्पेसिफिक हीट माइनस ये कांस्टेंट प्रेशर का है। यहाँ देखो मॉलिक्यूलर वेट इनटू ये कांस्टेंट वॉल्यूम के इक्वल टू क्या आएगा R। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी Cp - Cv इक्वल टू इसे ले सकते हैं हम R/m। ये भी पूछा जा चुका है फॉर्मूला, ठीक है। तो मोलर स्पेसिफिक कैपेसिटी कंपैरिजन में अगर केवल स्पेसिफिक कैपेसिटी में अगर हम लिखना चाहें तो Cp - Cv बराबर क्या हो जाएगा, गैस कांस्टेंट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। Cv का फॉर्मूला ये इसके पहले जैसे हम लोग को फॉर्मूला इंटरनल देखा था, तो आ जाएगा ½ RF। मोनोटॉमिकली डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 रहती है तो कितना आएगा, 3 रहता है तो 3/2 R हो जाएगा। डायटोमिक 5 तो 5/2 हो जाएगा। पॉलीटॉमिक 6 तो 6/2 में 3R हो जाएगा। दूसरा अगर हम देखें गामा इक्वल टू रहता है 1 + 2/f। f कितना रहा, डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो ये मोनोटॉमिकली जैसे बात करें, मोनोटॉमिकली ये 3 रहता है तो आ जाएगा 1 + 2/3 मतलब कितना आ गया 5/3। इसी तरह डायटॉमिकली बात करेंगे तो कितना रहता है 5, तो ये वैल्यू आ जाएगी 7/5। पॉलीएटॉमिकली रहता है 6 तो 1/2/6 मतलब कितना 8/6। 8/6 मतलब कितना हो गया 4/3। तो बस ये जनरल फॉर्मूला है, बस इसे ध्यान रखना है। अभी कुछ ये है कि जैसे डिग्री ऑफ फ्रीडम मिक्सचर का निकालना है तो ये फॉर्मूला है, आप इसे याद रखेंगे, कैलकुलेशन में कहीं कहीं की ज़रूरत पड़ जाती है। μ1 F1 + μ2 F2 + μ3 F3। इसे मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मिक्सचर निकालना है तो ये आ जाएगा। Cv मिक्सचर निकालना, अलग अलग गैसेस जो है जैसे मोनोटॉमिक डायटोमिक और अलग अलग मोल प्रोपोर्शन में अगर किया गया तो ये फॉर्मूला रहेगा। Cp मिक्सचर ये रहेगा। अगर यही हमें निकालना हो गामा मिक्सचर तो आ जाएगा Cp मिक्सचर अपॉन Cv मिक्सचर, ये आ जाएगा। टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर अलग अलग गैसेस को मिलाएंगे तो ये आ जाएगी वैल्यू, ठीक है। तो ये कुछ जनरल फॉर्मूले हैं जो कैलकुलेशन में यूज़ हो जाते हैं, तो इनको आप देख लेंगे। तो नोट्स आपको मिल ही गए होंगे, तो कोई ज़रूरत नहीं है आपको वीडियो से ही आप नोट्स बनाने की। आप जो कोई नोट्स मिला है उससे आप इसे देख लेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट पोर्शन अपना आता है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और कार्नोट इंजन और रेफ्रिजरेटर के बारे में, हीट इंजन और हीट पंप जो रहता है, ठीक है। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में दो स्टेटमेंट है, केल्विन स्टेटमेंट और क्लॉसियस स्टेटमेंट। केल्विन स्टेटमेंट क्या कहता है, इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर एन इंजन टू ऑपरेटिंग इन साइक्लिक प्रोसेस टू एक्सट्रैक्ट हीट फ्रॉम ए रिजर्वायर एंड कन्वर्ट इट कम्प्लीटली इनटू वर्क। मतलब ये कहना चाह रहा है कि कंप्लीट हीट को कैन नेवर बी कन्वर्टेड इनटू वर्क। जो टोटल हीट है वो वर्क में कन्वर्ट नहीं हो सकती, मतलब कुछ ना कुछ इसका लॉस होगा। ये केल्विन स्टेटमेंट कहता है द कंप्लीट अमाउंट ऑफ हीट कैन नेवर बी कन्वर्टेड इनटू द यूजफुल वर्क, ठीक है। क्लॉसियस स्टेटमेंट क्या कहता है, इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर सेल्फ एक्टिंग मशीन, अपने आप जो मशीन काम कर रही है, कोई इसको एक्सटर्नल एजेंसी हम ना लगाएं, टू ट्रांसफ़र हीट फ्रॉम कोल्ड बॉडी टू हॉट रिजर्वायर। मतलब नॉर्मली क्या होता है, जो हीट होती है फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर तरफ फ्लो होती है, लेकिन इसका उल्टा नहीं हो सकता है कि पता चले कि लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर तरफ हीट फ्लो होने विदाउट एनी एप्लीकेशन ऑफ द मशीन, ऐसा नहीं हो सकता है। तो ये क्लॉसियस स्टेटमेंट करता है हीट बाई इटसेल्फ कैन नॉट पास फ्रॉम ए कोल्डर टू हॉटर बॉडी। मतलब ये अगर ऐसा करना है तो हमें कुछ ना कुछ एक्सटर्नल फोर्स या एक्सटर्नल एजेंसी एक्सटर्नल मशीन अप्लाई करना पड़ेगा। जैसे रेफ्रिजरेटर होता है तो कंप्रेसर लगाते हैं, जिससे क्या करता है कि अंदर का जो टेम्परेचर कम रहता है वहाँ से और हीट निकाल करके बाहर जो रूम टेम्परेचर है वहाँ ज़्यादा होता है, वहाँ पर ये प्रोपेल करता है, हीट को एक्सट्रैक्ट करता है। तो अंदर का टेम्परेचर होता है और कम होता जाता है, लेकिन वहाँ पर हमने मशीन अप्लाई किया कंप्रेसर, ठीक है। तो ये ध्यान, ये दो स्टेटमेंट है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, केल्विन स्टेटमेंट एंड क्लॉसियस स्टेटमेंट। केल्विन क्या कहता है कि कंप्लीट अमाउंट ऑफ हीट कैन नेवर बी कन्वर्टेड इनटू द यूजफुल वर्क। क्लॉसियस स्टेटमेंट क्या कहता है कि विदाउट एडिशन ऑफ एक्सटर्नल एजेंसी द हीट कैन नेवर बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लोअर टेम्परेचर टू हायर टेम्परेचर, ठीक है। तो ये कंडीशन है। अब इसी में आता है कार्नोट इंजन। कार्नोट इंजन क्या है कि आइडियल इंजन है, तो इसके जैसे कुछ कंपोनेंट हैं, क्या क्या होगा उसकी कोई ज़रूरत नहीं आपको जानने की। एक सोर्स होगा, एक सिंक होगा। सोर्स क्या होगा, जहाँ हाई टेम्परेचर होगा जा करके, ये सोर्स है, ठीक है।
ये सिंक है जिसका टेम्परेचर कम होगा, ठीक है। तो सोर्स यहाँ से टेम्परेचर को एक्सट्रैक्ट करेगा, ठीक है। कुछ ये वर्क होगा, वर्डन होगा, जो बची हीट होगी फिर इधर चली जाएगी QC। तो यहाँ जो वर्डन हुआ जा करके ये देखो क्या रहा जा करके QH माइनस QL मतलब लो टेम्परेचर, ये वर्डन पहुँचा जा करके, ठीक है। तो ये कंडीशन रही जा करके कार्नोट इंजन जो वर्डन करेगा। तो वर्डन बाय द कार्नोट इंजन, सोर्स से इसने QH लिया और यहाँ से इसने हीट को एक्सट्रैक्ट कर दिया QH माइनस QC। तो यही वर्डन हो गया जा करके। अब कोई भी इंजन कितना इफ़िशियंट है तो उसमें देखो हम क्या करना चाह रहे हैं, वर्डन कर रहे हैं, और जितना कम से कम इसको एनर्जी लेगा उतनी ज़्यादा एफिशिएंसी रहेगी जा करके। तो ये देखो पहुंचा जा करके QH माइनस QC अपॉन क्या होगा QH। तो इफ़िशियंसी इसको जैसे सिंप्लीफाई किया तो 1 माइनस ये हो जाएगा QC अपॉन QH। इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर बात करें तो 1 माइनस ये आ जाएगा लो टेम्परेचर, और इधर क्या आ जाएगा हाई टेम्परेचर। ये एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन हो जाएगा। तो वही है, तो इसका जो रहता है 2 फेज़ में काम करेगा। पहले क्या होगा एक्सपेंड करेगा, तो यह आइसोथर्मल एक्सपेंशन है, ये फिर एडियाबैटिक एक्सपेंशन है, ये आइसोथर्मल कंप्रेशन है, ये एडियाबैटिक कंप्रेशन है। तो 4 फेजेज हैं, ये ध्यान रखना पूछ दिया जाता है। तो पहली प्रोसेस क्या है ये अक्सर पूछा थी, आइसोथर्मल एक्सपेंशन, ये एडियाबैटिक एक्सपेंशन है, ये फिर आइसोथर्मल कॉन्ट्रैक्शन, फिर एडियाबैटिक कॉन्ट्रैक्शन है। तो फर्स्ट प्रोसेस जो है आइसोथर्मल एक्सपेंशन। एडियाबैटिक क्यों नहीं है कि एडियाबैटिक में हीट एक्सचेंज नहीं होता है, जबकि इंजन को स्टार्ट करने के लिए हीट तो सप्लाई करनी पड़ेगी ना, इसलिए पहली प्रोसेस एडियाबैटिक नहीं हो सकती है। तो वही कंडीशन है, ये फॉर्मूला जो बनाया था वर्डन अपॉन हीट इनपुट, तो ये पहुंचा जा करके, ठीक है। वर्डन की वैल्यू रखी तो ये आ गया इफिशिएंसी ऑफ द कार्नोट इंजन। तो खूब इसमें आपको न्यूमेरिकल मिलेंगे, इसमें पूछे जाते हैं, ठीक। इफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन ओनली डिपेंड ऑन टेम्परेचर ऑफ सोर्स एंड सिंक एंड इंडिपेंडेंट ऑफ ऑल अदर फैक्टर। केवल सोर्स और सिंक पर डिपेंड करेगा, अदर फैक्टर पर डिपेंड नहीं करेगा। नो हीट इंजन कैन बी मोर इफिशिएंट देन कार्नोट इंजन, क्योंकि कोई और हीट इंजन कार्नोट इंजन से इफिशिएंट नहीं हो सकता, क्योंकि कार्नोट इंजन कैसा है, ये आइडियल हीट इंजन है, ठीक है। ये कंडीशन कह रहा है। अब ये न्यूमेरिकल है, ठीक है। न्यूमेरिकल क्या कर रहा है कि टेम्परेचर T1 और T2 हैव टू हीट रिजर्वायर आइडियल कार्नोट 1500 और 500 रेस्पेक्टिवली ऑफ दिस। इंक्रीजिंग T1 1500 को 100 बढ़ा के कितना हो गया 1600, और T2 को घटाया गया है 100। तो इसमें से कौन ज़्यादा एफिशिएंट आएगा, तो पहले हम पहले केस में देखते हैं। अगर हम बढ़ाते हैं तो बढ़ाने में ये जैसे ऊपर आ रहा था भाई डेल्टा T अपॉन ये वैल्यू क्या रहेगी TH, ऐसे देख लीजिए, ये हम लोगों ने पढ़ा था 1 माइनस TL अपॉन TH। तो ये रहेगा डेल्टा T। इसको बढ़ाया देखो कितना आया 100 बढ़ाया 1600, 1600 में 500 घटाया कितना बचा 1100, तो 1100 अपॉन हायर टेम्परेचर 1600। अब 1600 को इसको केल्विन में बदलेंगे, ठीक है। 1600 273 जोड़ दो 3791 1973 अप्रॉक्सीमेट 2000 मान लेते हैं। तो अप्रॉक्सीमेट 2000 अगर मानते हैं तो 1100 बटे 2000, तो 1100 बटे 2000 तो लगभग 55% के आसपास पहुंचा जा करके ये। तो दूसरा देखते हैं, जब इसका घटाया कितना 100 डिग्री से घटाया गया जा करके, मतलब कितना 400 बचा, 1500 में 400 घटाएंगे कितना बचेगा 1100, 1500 में 400 घटाया 1100 रहा जा करके, ठीक है। और 1500 में 273 जोड़ेंगे हम तो कितना आएगा, एक मिनट इसको जो है कैलकुलेशन एक बार चेक करते हैं, ठीक है। वी हैव टू चेक द कैलकुलेशन। इसको जो है
कैलकुलेशन करते हैं। तो हमने यहाँ पर क्या किया, इसको बढ़ाया 1600 में 273 जोड़ा तो 1873 हुआ जाएगा ना कि 1900। तो 1873 को हम 1900 मान लेते हैं। तो ये पहुंचा जा कर के 1900, ये कैंसिल आउट हो गया। तो ये आया 11/19। ठीक है। अब दूसरे कंडीशन में देखते हैं हम लोग। दूसरी कंडीशन में ये घटाया जा रहा है, 500 से कुछ 100 घटाएंगे कितना, 400। तो ऊपर जो पहुंचा जाकर 415 से घटाएंगे कितना, 1100 ही रहेगा जा करके। तो यहाँ पर देखो N2 = तो हुआ जा करके 1100 ही, ठीक है, बटे TH जो पहुंचा जाकर 1500 में 273 जोड़ेंगे 1773 आएगा, 1773। तो देखो आया 1100 बटे इसको लगभग 1800 मान लेते हैं। तो ये वैल्यू आए 11/18। ठीक है। तो ये 11/19, ये 11/18। तो ऑब्वियसली डिनोमिनेटर वैल्यू कम होगी तो इफ़िशियंसी क्या होगी, ज़्यादा, इफ़िशियंसी ज़्यादा रहेगी। तो किस केस में, जब हम इसका सिंक का टेम्परेचर घटाएंगे 100 डिग्री सेल्सियस। तो हमारा जो आंसर आएगा जा करके ये हो जाएगा N2 विल बी ग्रेटर देन N1। मतलब सिंक का टेम्परेचर जब घटाएंगे तो इफ़िशियंसी ज़्यादा रहेगी। बस ये कंडीशन पहुँची जाकर इसका। तो इतना ध्यान रखना है, अगर सिंक के टेम्परेचर में हम चेंज करते हैं तो इफ़िशियंसी ज़्यादा बढ़ेगी। ठीक है। तो ये कंडीशन हुई जा करके अगर हम सोर्स और सिंक का टेम्परेचर किस में हम चेंज करें। सोर्स का टेम्परेचर बढ़ाने से इतना इफ़िशियंसी में चेंज नहीं आएगा जितना हम सिंक का टेम्परेचर को घटाने से चेंज आएगा। ठीक है। तो ये हमारा इफ़िशियंसी पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल रहा। बाकी जो रहेंगे आप जो है इनको आप बस कैलकुलेशन है, बस सिंपल फॉर्मूला आप इसी पे रखना है। एक क्वेश्चन 100% रहता है। ठीक है, इन केस ऑफ कार्नोट इंजन से। अब नेक्स्ट है रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर का काम क्या है, रेफ्रिजरेटर काम है कि जो अंदर का टेम्परेचर है इसको और कम कर देना। तो कंप्रेसर रहेगा, ये हीट ये जो हाई टेम्परेचर है वहाँ पर एक्सट्रैक्ट करेगा, यहाँ पर हम क्या करेंगे, वार्डन अप्लाई करेंगे। तो इसका निकाला जाता है कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। निकालना हमारा अच्छा, ड्राइवर का टेम्परेचर कम रहना चाहिए और वार्डन क्या हो, कम करें जा करके, तभी तो ऐसा होगा जा करके। तो इसको कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस निकालने का तरीका रहेगा QL और इधर क्या आ जाएगा QH माइनस QL, ये आएगा कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस का फॉर्मूला। तो ये पहुंचा जा करके K बराबर QL/QH माइनस QL, तो TL/ΔT। इसको ऐसे भी रख सकते हैं TL/ΔT। सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये पहुंचा है कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। इनमें रिलेशन है कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस और इफिशियंसी ऑफ कार्नोट इंजन। तो इस पर भी न्यूमेरिकल रहा है, ये ध्यान रखना है। जैसे क्वेश्चन है लिखा, कार्नोट इंजन हैविंग एफिशिएंसी 1/10 एज हीट इंजन इज यूज्ड एज ए रेफ्रिजरेटर इफ द वर्डन ऑन द सिस्टम इज 10 जूल। तो इसमें जो वर्डन है वो कितना है, 10 जूल। द अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब फ्रॉम रिजर्वायर एट लोअर टेम्परेचर। अब कार्नोट इंजन किसकी तरह काम कर रहा है, रेफ्रिजरेटर की तरह। तो के की वैल्यू निकालते हैं हम लोग। तो के की वैल्यू, ये फॉर्मूला लिखा है 1/eta। तो 1 - 1/10 अपॉन कितना आएगा 1/10। इसे सॉल्व 10 माइनस 9/10 आ जाएगा। 9/10 इधर कितना है 1/10, 10 से 10 कट गया। तो यहाँ हमने पाया कोफिशिएंट परफॉर्मेंस कितना आ गया 10, और कोफिशिएंट परफॉर्मेंस का भी हम लोग देखा तो ये आ रहा था QL/W। तो ये वैल्यू है 9। निकालना द अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब, तो लोअर निकालना, और वर्डन कितना है 10। तो यहाँ देखिए अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब ये कितना आ गया 90 जूल। तो आंसर अपना कौन सा रहा 90 जूल। तो दोनों का हमारा यूज हो गया, इफिशियंसी ऑफ कार्नोट इंजन और कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेटर। फॉर्मूला ध्यान रखना है, दोनों का कंबाइंड फॉर्मूला ध्यान रखना है, सिंप्लीफाई हो जाएगा। दिस इज अबाउट द रेफ्रिजरेटर एंड कार्नोट इंजन। ओके, तो थैंक यू। तो ये रहा हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम और मेयर फॉर्मूला से रिलेटेड थ्योरेटिकल एस्पेक्ट में, और उससे कुछ क्वेश्चन जो से रिलेटेड थे। आप कम से कम इतना करिए, इस पे अप्लाइड जो भी आप बुक है उससे आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं आप सॉल्व करिए। नोट्स आपको मिल गए होंगे, आपको इसमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। सॉल्व करके कोई प्रॉब्लम हो आप पूछिए। थैंक यू, मिलते हैं अगले सेशन में।